मेरे साथ जाने माने पत्रकार वरिष्ठ पत्रकार शेखर अय्यर साहब जुड़ रहे हैं, हिंदुस्तान टाइम्स को रिप्रेजेंट करते हैं। शेखर साहब, मैं आपको भी चर्चा में लेके आना चाहता हूं। हालांकि आपका समय मैंने किसी और चीज के लिए मांगा था, पर मौका दस्तूर ऐसा है कि इस पर भी आप तो इतने सालों से बीजेपी कवर कर रहे हैं, इसलिए मैं आपसे जानना भी चाहूंगा इस आयोजन को जो कार्यकर्ताओं के कहने पर किया गया, इम्प्रॉम्प्टू अगर मैं कहूं तो गलत नहीं होगा, इसको आप कैसे देखते हैं? ये कितना जरूरी है और इसको क्या चुनावी चश्मे से देखना चाहिए एक राजनीति का छात्र होने के नाते? नहीं सुमित जी, इसमें दोनों चीजें हैं। एक जो है कि एक जो नेचुरल रिएक्शन आप देख रहे हैं, क्योंकि पहले बड़ा ये था कि क्या G20 जो सम्मेलन है सक्सेस होगा, कुछ निकल के आएगा, या इंडिया के लिए बड़ा सेटबैक होगा अगर कोई डिक्लेरेशन ना हो, कोई एग्रीमेंट ना हो। वो एक बात है। दूसरी बात, दिल्ली शहर में भी आपने देखा होगा जैसे नागरिकों के लिए भी काफी तकलीफ उठानी पड़ी और ये सोच के कुछ बड़ा हो रहा है उधर। इसके सब के बाद जब चीजें बहुत सक्सेसफुल हुई, जैसे आप बता रहे थे, कोई घटना नहीं है, कुछ नहीं है, और सुरक्षा की दृष्टि से, लॉजिस्टिक्स की दृष्टि से सारी चीजें जब सक्सेसफुल हुई है, पार्टी के अंदर एक उत्साह बढ़ रहा है। इसलिए बढ़ रहा है, देखिए प्राइम मिनिस्टर मोदी जी की जो लीडरशिप की जो यूएसपी है, पार्टी के लिए सबसे बड़ा संपत्ति वही है। तो वो अगर उसकी वैल्यूएशन अब बढ़ी है ये G20 के बाद, उनको लग रहा है कि आने वाले समय में, आने वाले जो आगे 6 महीने में, देखिए प्राइम मिनिस्टर मोदी रहेंगे, बीजेपी के स्टार अट्रैक्शन रहेंगे, वोटर के सामने वही जाएंगे, और ये G20 उनके लिए एक फेदर इन द कैप जो अंग्रेजी में कहते हैं, उनके लिए एक अचीवमेंट है जो पार्टी निश्चय रूप से इसको प्रोजेक्ट करेगी। लेकिन केवल G20 एक राजनीतिक मुद्दा बन के होगा, मुझे नहीं लगता है। ये केवल मोदी जी के लीडरशिप को और ज्यादा स्ट्रेंथन करता है, उनकी इमेज को। ये आपसे पूछना चाहता शेखर जी, जो चीज मैंने राजीव से भी, रवि से भी पूछी, वो ये कि चुनावी साल है बीजेपी के लिए। 3 स्टेट में, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ में बहुत कुछ स्टेक पे है। आपको लगता है कि ये तमाम चीजें जो G20 में हमने देखी है और आज कार्यकर्ताओं के बीच उनका स्वागत हो रहा है, बीजेपी का काडर, बीजेपी का कार्यकर्ता इन चुनावी राज्यों में भी बहुत बड़े पैमाने पर है, सरकारें भी हैं इनफैक्ट मध्य प्रदेश में, तो मैं ये जानना चाह रहा हूं, अब संसद का सत्र होने वाला है, विशेष सत्र, उसमें भी ऐसी चर्चा है कि G20 को लेकर जो स्पेकुलेशंस हैं, एक धन्यवाद प्रस्ताव आ सकता है पीएम को पीएम की तारीफ में। मैं ये पूछना चाह रहा हूं कि क्या ये सब चीजें चुनाव 2024 की तैयारी के मद्देनजर देखनी चाहिए कि नहीं देखनी चाहिए? बिल्कुल देखनी चाहिए। इसके बिना चुनाव राजनीति नहीं है, और बिना राजनीति संसद का कोई अधिवेशन नहीं होता। तो बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि इस पे रेजोल्यूशंस होंगे, अडॉप्ट किए जाएंगे। उसमें G20 से लेकर चंद्रायन तक, और बीच में आदित्य का जो अभी एक नया प्रोजेक्ट, स्पेस प्रोजेक्ट शुरू हुआ है, और कई जो बाकी जो उपलब्धियां हैं पिछले 1 साल में, सारे गिने जाएंगे और उस पर ये होगा। लेकिन साथ में एक एजेंडा भी जब खुलासा नहीं हुआ, वो एजेंडा भी मुझे लगता है सेंटर स्टेज पे आएगा। उस पर काफी स्पेकुलेशन हुई है, क्या महिला आरक्षण होगी या और कुछ होगी, और अभी तक तो मुझे लगता है कोई इंडिया भारत को लेकर कोई बड़ी बात आने वाले का संभावना नहीं है। और बाकी चीजें यूसीसी के लेकर था, लेकिन उसके लिए समय बहुत कम है। हो सकता है कि महिला आरक्षण एक सरप्राइज ये हो, क्योंकि उसका असर पड़ सकता है चुनाव पे, क्योंकि जो भी फैसला सरकार या जो भी चीजें लाएगी पार्लियामेंट में, उसका कुछ ना कुछ इलेक्शन पे इंपैक्ट होनी चाहिए, नहीं तो कोई फायदा नहीं होता। सुमित जी, तो बिल्कुल शेखर साहब, आपने 3-4 चीजें बोल दी, मेरा अगला सवाल का जवाब आपने अपने आप ही दे दिया। यूसीसी की बात कर दी, महिला आरक्षण की बात कर दी, भारत और इंडिया की बात कर दी, जो इस तरह की चर्चाएं चल रही हैं। मैं अब ये समझाइए कि आप तो इतने सालों से कवर करते आ रहे हैं, विपक्ष के नेताओं ने आज भी ट्वीट्स किए, डेरेक ओब्रायन का, जयराम रमेश का, कि भाई संसद सत्र में 3 दिन बाकी रह गए, अब तक एजेंडा नहीं बताया गया है। जबकि जब भी विशेष सत्र हुआ है तो एजेंडा पहले से पता था, चाहे वो जीएसटी के लिए हुआ, चाहे वो 50वें साल में हुआ, 25वें साल में हुआ आज़ादी के। मैं ये जानना चाह रहा हूं कि क्या सरकार को नहीं बताना है या समय रहते पता लगेगा सोमवार के पहले? नहीं सुमित जी, मुझे लगता है वैसे अभी तो ये ऑफिशियल हो गया है कि एक ऑल पार्टी मीटिंग बुलाया गया है 17 तारीख को। स्पीकर भी करेंगे, पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर भी रहेंगे, और विपक्ष के सब नेताओं को बुलाएंगे। तब तक मुझे लगता है एजेंडा बड़ा क्लियर हो जाएगा। अगर कोई स्पेसिफिक लेजिस्लेटिव एजेंडा हो, यानी कोई कानून के तौर पे, कोई बिल के रूप पे कुछ आने वाला है, वो तब तक क्लियर हो जाएगा। लेकिन ये एक स्टाइल हमेशा रही है प्राइम मिनिस्टर की भी, कि भाई जितना आप सस्पेंस रखो तो
उस पर थोड़ा पब्लिक अटेंशन भी बढ़ता है। ये हमेशा उनकी स्टाइल रही है कि गेस वर्क करते रहते हैं कि क्या होगा क्या होगा, और अब मीडिया वाले भी। और दूसरी तरफ आज अलायंस की मीटिंग हो चुकी है सुमित जी, और उस अलायंस मीटिंग से जो चीजें निकल आई है कोई ज्यादा स्पेसिफिक्स नहीं है, केवल सीट शेयरिंग टॉक्स कंटिन्यू करेंगे। और दूसरी कास्ट सेंसस पर भी बात किया उन्होंने, पहले ही कांग्रेस समर्थन दे चुकी है, जो नीतीश कुमार और लालू जी ने उसको कास्ट सेंसस को लेकर बिहार में काफी उसको सपोर्ट ये कर रहे हैं, तो कास्ट सेंसस की भी बात हुई है। और भोपाल में अभी वो शुरू करेंगे अपना पहला जो रैली है, ऑपोजिशन की बड़ी रैली होगी भोपाल में फर्स्ट वीक ऑफ अक्टूबर में, उनकी तरफ से भी तैयारी चल रही है। लेकिन सबसे आश्चर्य चीज सुमित जी, मुझे बड़ा आश्चर्य लगता है कि कोई विपक्ष के मीटिंग में कोई एंकर्स को लेकर चर्चा, वो बड़े मुझे आश्चर्य लगा कि उन्होंने एक, जैसे केसी वेणुगोपाल कह रहे थे कि कुछ एंकर्स को वो लिस्ट बना रहे हैं जिनकी डिबेट्स में वो पार्टिसिपेट नहीं करेंगे ऑपोजिशन लीडर। वो बड़े बड़े आश्चर्य ये लग रहा है कि कई मीडिया को लेकर ऑपोजिशन अलायंस क्यों इतनी स्पेसिफिकली डिस्कस कर रही है। ये मैं कभी नहीं सुना है कि कोई ऑपोजिशन गठबंधन या कोई एनडीए जैसा मीटिंग में कोई टीवी एंकर्स को लेकर लिस्ट बना जाए, कोई हमारे लिए फेवरेबल है, कोई हमारे लिए फेवरेबल नहीं है। लेकिन शेखर साहब, एक चीज बहुत इंटरेस्टिंग आपने रेज कर दी, मैं वही चीज आपसे पूछना चाहूंगा। अब 3 राज्यों में जहाँ चुनाव हो रहा है, आपको याद होगा पिछली बार हम और आप बात कर रहे थे, करीब 1 हफ्ते पहले की बात है, तो ये कहा गया कि भाई जब असेंबली इलेक्शंस के लिए गठबंधन नहीं है, ये 2024 के लिए है। अब अगर असेंबली इलेक्शन मध्य प्रदेश में है और वहां पर कांग्रेस पार्टी के साथ बीजेपी का मुकाबला है, और वहां पे अगर आम आदमी पार्टी भी अपना कैंपेन करती है, कुछ सीटों पर हमने देखा है कि समाजवादी पार्टी भी मध्य प्रदेश में जो यूपी से लगा हुआ इलाका है वहां पर अपने लोगों को खड़ा करती है। और इनफैक्ट एक वक्त तो ऐसा था, मैं मध्य प्रदेश से आता हूं इसलिए बता सकता हूं कि 4 एमएलए भी जीते थे सपा के, आज से करीब 3 या 4 चुनाव पहले। तो मैं ये पूछना चाह रहा हूं कि आप जब भोपाल में रैली होगी तो आप क्या देखते हैं उस मंच पे अरविंद केजरीवाल, राहुल गांधी, अखिलेश यादव एक साथ खड़ा होकर बीजेपी की आलोचना करेंगे और चुनाव अलग अलग लड़ेंगे, ये इस चीज को आप कैसे देखते हैं? सुमित जी, मैं उम्मीद करता हूं कम से कम अक्टूबर, मतलब जब ये रैली करेंगे वहां पे, तब तक तो कुछ ना तो कुछ एग्रीमेंट होनी चाहिए। क्योंकि अब देखिए दिल्ली को लेकर, केरला को लेकर, बंगाल को लेकर, ऐसा आज की तारीख में लग रहा है कि कोई एग्रीमेंट नहीं हो सकता। क्योंकि आज के मीटिंग में तृणमूल कांग्रेस नहीं थी, ये कह के कि अभिषेक बनर्जी को ईडी ने बुला लिया, और सीपीएम अभी तक किसी को नॉमिनेट नहीं किया उसमें। और सीपीएम के अंदर भी एक चल रहा है भाई क्या कांग्रेस के साथ क्या खड़ा होना है, हमें तो केरला में डायरेक्ट हमें कांग्रेस के साथ ही जो 21 सीट है जो केरल से 20 सीटें हैं, जो केरल के 20 सीट सीपीएम के लिए भी उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना कांग्रेस के लिए है। तो कोई सीट वाइज देखिए, आज जो बात हुई है कि सीट शेयरिंग के प्रोसेस शुरू होगी, वही केसी वेणुगोपाल जी का मैं शब्द प्रयोग कर रहा हूं, प्रोसेस शुरू होगी। तो प्रोसेस का मतलब तो लगता है कि बहुत लंबा सफर है। सो सीट शेयरिंग इतनी आसान नहीं है।